हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 23 नवंबर है और आज हम 23 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम प्रत्येक दिन एक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम 23 नवंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के दिन जो हमारे रिनॉन्ड साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बसु, उनका देहांत हो गया था। तो ये हमारे जगदीश चंद्र बसु थे जिन्होंने अपने हाथ पे पौधे को उगाया था और उन्होंने ही सबसे पहले सिद्ध किया था कि ये जो पौधे हैं वो भी, उनको काटने पर भी दर्द होता है और वो भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो उसके अलावा इन्होंने जो कैस्कोग्राफ, एक कैस्कोग्राफ का मतलब इन्होंने आविष्कार किया था, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है उनमें जो वृद्धि होती है उसका पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने सबसे पहले मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का जिन्होंने आविष्कार किया था, उनसे पहले इन्होंने रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया था। हालांकि इन्होंने इसका पेटेंट नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने रेडियो वेव को ट्रांसमिट करके दिखाया था। तो ये मतलब बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे भारत के। ये शिक्षक भी रहे, इन्होंने शिक्षा भी दी है। तो आपका जो आज की तिथि है 23 नवंबर, आज के दिन उनको देहांत हो गया था, एक्सपायर हो गए थे ये। तो अगला है 1936 में आज के दिन ही एक पत्रकारिता थी, फोटो वाली, लाइफ, इसका लाइफ नाम था। उसका पहला अंक आज के ही दिन प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा 1946 में जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, उसके जो नौसैनिक हमला किया था उसने ताइवान में, और ताइवान में भी एक बंदरगाह था जिसका नाम था हेईफोंग। उसने वहाँ पर हमला किया था और वहाँ पर जो नागरिक थे, लोग 6000 लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। मतलब बहुत ही गंदा काम किया था फ्रांस ने। 1983 में भारत में पहले जो राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की बात हो रही थी। राष्ट्रमंडल जो खेल थे वो 1982 में हुए थे, लेकिन जो शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। उसके अलावा ये दुखद घटना थी 1996 में घटी थी। इसमें एक इथियोपिया जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है। तो इसमें एक एयरलाइंस थी, इथियोपिया एयरलाइंस। उसका जो एक विमान था, विमान का नाम था 767, बोइंग 767। ये आदिस अबाबा से नैरोबी यानी केन्या जा रहा था और इसको हाईजैक कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। और बाद में क्या हुआ, इसमें फ्यूल की कमी थी, ईंधन की थोड़ी कमी थी, इस वजह से ये विमान हिंद महासागर में गिर गया था। बहुत दुर्घटना, मतलब बहुत लोगों को जान गई थी इसमें। तो ये घटना हुई थी आज के दिन यानी 23 नवंबर 1996। तो आइए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है आपका, हाल ही में डॉक्टर कलाम सेवा रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पल्लवी सिंह, रवि कुमार सागर, गीतांजलि श्री या चारुदत्त मिश्र। आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर रवि कुमार सागर। तो ये रवि कुमार सागर जी हैं जो बहुत कम एज के हैं, कुछ 22-23 ईयर्स के हैं। और ये इन्होंने एक कोविड में ही इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी, आरके ग्रुप की कंपनी, जिसका नाम था मतलब इन्नो ग्रुप, आरके की इन्नो ग्रुप कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। और इसके ये सीईओ ही है, यंगेस्ट है अभी। और इनको सर्विस के लिए सोसाइटी में उसको हेल्प करने के लिए, तो सर्विस टू सोसाइटी, और ये सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर कलाम जो सेवा अवार्ड है, इसको होस्ट किया है, जो प्रत्येक साल दिया जाता है, वंदे भारत जो फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। इसके साथ में इसका लीड इंडिया फाउंडेशन को भी इसने पार्टिसिपेट किया, इसमें इन्होंने मिलकर के इस अवार्ड को दिया है। और ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर दिया जाता है, यानी बर्थ एनिवर्सरी उनकी 15 अक्टूबर, उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका रवि कुमार सागर। उसके अलावा देखते हैं, पल्लवी सिंह को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का अवार्ड दिया गया था। और गीतांजलि श्री को इन्होंने ए सैंड ऑफ टॉम जो उपन्यास लिखा था, नोवेल लिखा था, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2022 का। अगर चारुदत्त मिश्रा की बात करते हैं, इनको विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था 2022 का। तो बाकी के बारे में भी हमने थोड़ा जानकारी प्राप्त किया।
चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आपको शॉर्ट पता बताना है। कराटे मतलब कराटे जो किंग है, मतलब कराटे आपको नाम से पता हो जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रणय शर्मा, मनिका बत्रा, मीराबाई चानू या डेविड यानोवस्की। मतलब कुछ नाम तो ऐसे हैं जो जिनका हमें गेम पता है, फिर भी हम देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा प्रणय शर्मा। आपके जो प्रणय शर्मा जी हैं, इन्होंने ये जकार्ता इंडोनेशिया में अभी चल रही है, जो ये चैंपियनशिप चल रही थी, ये गोल्ड मेडल जिन्होंने यहाँ पे बैग किया है। WKF सीरीज ए वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया। अभी 2 दिन पहले वहाँ पर मैंने कल की न्यूज़ में उसमें डाला था, उसमें वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, उस इंडोनेशिया में ही था वो भी। तो वहाँ पर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। इसमें अगर हम इनकी बात करते हैं प्रणय शर्मा की, तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं अपने कराटे में, और इन्होंने 4 टाइम्स को नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। 4 टाइम्स इन्होंने जीता है। 2 टाइम ये SGFI गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उसके अलावा ये 9 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, यानी 9 बार इन्होंने स्टेट गोल्ड भी जीता है, 2 बार आपका SGFI गोल्ड जीता है। उसके अलावा आपका 4 बार नेशनल चैंपियन ये रह चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये कराटे से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रणय शर्मा। हम मनिका बत्रा को भी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। जो ITTF ATTU है, ये भी आपका हो रहा था जकार्ता में। जकार्ता में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन था, जो एशियन टेबल टेनिस यूनियन था, उसके द्वारा किया गया था। उन्होंने इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये फर्स्ट फीमेल थी। इससे पहले एक आपके बाबर थे, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, बाबर थे। उन्होंने 2 बार, एक बार सिल्वर जीता था और एक बार ब्रॉन्ज जीता था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे दी है? परमिशन किया है किन दो, मतलब किस बैंक को किया है? आपके ऑप्शन हैं HDFC बैंक, SBI बैंक, कैनेरा बैंक या A और C दोनों। मतलब इसमें लास्ट ऑप्शन भी है A और C दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर यही हो जाएगा, यानी 2 बैंकों को अभी परमिट किया है आपकी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परमिटेड HDFC बैंक एंड कैनेरा बैंक टू ट्रेड इन इंडियन करेंसी विद रसिया। रूस के साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि रूस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका, UK, फ्रांस आदि के द्वारा। तो डॉलर में वो व्यापार नहीं करने से अच्छा है, वो सोच रहे हैं कि या तो रूबल में व्यापार किया जाए और भारत के साथ अपना भारतीय मुद्रा में व्यापार किया जाए। इसलिए उन्होंने भारत से एक समझौता किया है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ रुपए में व्यापार कर सकते हैं, आप हमसे रूबल में या रुपए में आपस में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको गाइड किया है। इसलिए RBI ने 2 बैंक को, पहले से इन्होंने 3 बैंकों को ये परमिशन दे रखी थी, यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड जो बैंक है, इनको मतलब पहले से ही इन्होंने परमिट किया था इसके लिए। इसमें क्या होता है, जो करस्पॉन्डेंस बैंक है उसको जो इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहता है या जो ट्रेड करना चाहता है, उसको एक बॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। बॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे फॉरेन की एक बैंक है और हमारे देश की एक बैंक है। अगर हमारी देश की जो बैंक है वो आप हमारे देश की बैंक एक अकाउंट खोलेगी, लेकिन वो दूसरे बैंक के बिहाफ है, मतलब दूसरे बैंक के एक तरीके से उनके बिहाफ पे अपने देश में ही अकाउंट खोला जाएगा, लेकिन उस अकाउंट को जो ट्रांजैक्शन होगा वो दूसरे बैंक के हिसाब से किया जाएगा, तो उसको बॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है। तो RBI की अगर हम बात करते हैं, तो RBI का जो एक्ट था 1934 में आया था। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। वर्तमान में जो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास हैं, और फाउंडर तो ब्रिटिश राज में हुआ था, मतलब इसका फाउंडेशन किया था। और इसका रिजर्व्स कुछ मैंने विकिपीडिया से आंकड़े उठाए हैं, 532 बिलियन है अभी। और सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक है, और यही मौद्रिक नीति जारी करती है हमारी सेंट्रल RBI। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, मतलब HDFC बैंक और कैनेरा बैंक, और 3 बैंक और मैंने बताए थे, यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक, उनको भी परमिशन दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अर्बन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? और अर्बन गबरू एक ग्रूमिंग वेबसाइट है,
मतलब मेल के लिए आपका प्रसाधन बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाती है पुरुषों के लिए। तो आपको बताना है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन है आपके स्मृति मंधाना, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव। आपका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। अभी ये इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं जो कि T20 में नंबर 1 पे अभी स्थापित हो गए हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो ये सूर्य कुमार यादव हैं और ये आपका अर्बन गबरू का ये लोगो है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। इसका सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। विराट कोहली भी इंडियन प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं जो अभी कैप्टनसी इनको हाल ही में दी गई है टेम्परेरी बेस पे। उसके अलावा स्मृति मंधाना जो फीमेल क्रिकेटर हैं इंडियन टीम की। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गांधी मंडेला 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं नवीन पटनायक, कार्लोस सौरा, दलाई लामा या ऑल ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका दलाई लामा। आपको पता है ये धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। तो 14th दलाई लामा वाज कन्फर्ड गांधी मंडेला अवार्ड 2022। इनको कहाँ दिया गया? धर्मशाला। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। अगर इनको देखा तो ये तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं और इनको ये अवार्ड पीस प्राइज के लिए दिया गया, मतलब ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया किसने है? गांधी मंडेला फाउंडेशन है जो न्यू दिल्ली, उसने ये अवार्ड दिया है। और इस इवेंट जो हुआ था उसको अटेंड किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये KG बालकृष्णन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इन लोगों ने इसको अटेंड किया है सेरेमनी को। इसके अलावा अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें, जो अवार्ड दिया जाना शुरू किया है, तो इसको 2019 से दिया जाना शुरू किया गया है इस अवार्ड को। इस अवार्ड का नाम है आपका गांधी मंडेला अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दलाई लामा। अगर हम नवीन पटनायक की बात करते हैं तो इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। ये पैटा द्वारा दिया जाता है, जो पैटा इंडिया के द्वारा। उसके अलावा अगर कार्लोस सौरा की बात करें तो जो अभी आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है गोवा में, उसमें इनको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ इनके साथ आशा पारेख को भी सेम अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का सही जो गांधी मंडेला का अवार्ड हो जाएगा वो दलाई लामा है। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सेबेस्टियन वेटेल ने अभी संन्यास ले लिया है अपने गेम से। आपको बताना है भी कौन से खेल से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फार्मूला 1 रेसिंग। आपका सही आंसर है फार्मूला 1 रेसिंग। तो ये ड्राइवर थे आपके, आपने देखा होगा फरारी और ये दूसरी BMW भी चलाते। तो ये हैं आपके सेबेस्टियन वेटेल जो कि एक जर्मन रेसर हैं, जर्मन के रेसिंग हैं। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है फार्मूला 1 रेसिंग से। और ये इन्होंने 4 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हैं 2010 से लेकर 2013 तक। और ये इन्होंने रेड बुल और इससे पहले इन्होंने फरारी को भी चलाया था। अभी हाल ही में अबू धाबी में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इनमें इनको 10वां रैंक मिला। और ये इनका लास्ट कैरियर का लास्ट इनका ये रेसिंग था और इसी में इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला 1 रेसिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में घर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये घर पोर्टल आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपका सही आंसर है NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये अभी इन्होंने मिनिस्ट्री ने इसको मतलब इसको जो कमीशन है इसने लॉन्च किया है। और इसमें क्या है,
इसका घर की अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो ये गो होम एंड रीयूनाइटेड, यानी जी से और इससे एच ले लिया है, इससे आर ले लिया है, इससे यू ले लिया है, जी गो होम, ठीक है। ए से यहाँ से ए लिया है और यहाँ से आर ले लिया है। तो अगर एनसीपीसीआर की बात करते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो इसको एक्ट जो था 2005 में आया था और इसकी स्थापना जो 2007 में हुई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो प्रियंक कानूनगो हैं। तो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ का या तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि घर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, और अगर ये नहीं पूछता है तो आपको पूछेगा कि इसका एक्ट क्या है या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। एक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसके लिए आपको याद रखिए। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, एनसीपीसीआर दे दिया जाएगा तो पूछेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये याद रखना था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट चाइल्ड्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका एनसीपीसीआर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति किसने लॉन्च की है, यानी बहुत सारा सुसाइड करते हैं लोग, उसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। आपको ये बताना कि ये लॉन्च किसने की है। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये आपका सही आंसर है। तो हाल ही में भारत सरकार जो है उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिनके जो मंत्री हैं आपके मनसुख मंडाविया जी हैं, इन्होंने अभी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। उन्होंने एक टारगेट दिए, बोला है कि 2030 तक हम आत्महत्या की मृत्यु दर में कम से कम 10% की कमी जरूर लेके आएंगे। तो ये आत्महत्या रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्व, मतलब उन्होंने ये पहल की शुरुआत की है वो WHO ने की है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस दिशा में ये कदम उठाया गया, क्योंकि विश्व में बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। तो यह रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब अगले 3 वर्षों में कमेटी बनाई जाएगी, कुछ संगठन बनाए जाएंगे जो इसमें काम करेंगे। उसके अलावा कुछ आपके प्रोग्राम्स भी दिखाए जाएंगे जिससे लोगों को स्ट्रेस से फ्री किया जा सके। और जितने भी सारे ज़िले हैं, सभी ज़िलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण का कार्यक्रम को एकीकृत करना है, यानी आपको ये पढ़ाई में भी शामिल किया जाएगा इसका एक चैप्टर शुरू से ही। तो ये जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश विकसित कर आत्महत्या को रोकने की परिकल्पना करता है। मतलब ये पूरी जो मसौदा तैयार किया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है, आपको जो याद रखना है कि 2030 तक जो आत्महत्या की मृत्यु दर में हमें 10% की कम से कम कमी लानी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको लॉन्च किया है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं आपके मनसुख मंडाविया जी। तो इस प्रश्न का तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ये रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज की है, किसने जारी की है। आपके ऑप्शन हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये मुद्रा होना चाहिए यहाँ पर, और यानी IMF बोलते हैं इसको, विश्व बैंक, खाद्य और जलवायु मंत्रालय, UNEP तथा जलवायु और स्वच्छ वायु संघ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और जलवायु और स्वच्छ वायु संघ। तो ए ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिलीज्ड बाय द क्लाइमेट एंड जलवायु और स्वच्छ वायु जो संघ है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, और आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट शोज ह्यूमन, इन्होंने बताया है कि जो पिछला दशक है, 1 दशक में जो ह्यूमन है वो कम से कम 45% मीथेन को जो उत्सर्जन है उसको कम कर सकता है, और अनुमान लगाया कि 2030 तक हम जो इसका एमिशन है उसमें 5 से 13% तक की कमी कर सकते हैं। अगर UNEP की बात करते हैं, UNEP, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी नैरोबी केन्या में।
नैरोबी केन्या की राजधानी है। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं आपका 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को नैरोबी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर जो थे आपके, जो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे उस समय। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक शाखा है, उसका मतलब उसके अंतर्गत ही ये काम करता है। तो ये आपको इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, ये आपकी जा रही है यूएनईपी। और आपका दूसरा जो संघ है वो जलवायु और स्वच्छ यानी क्लीन एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, यानी स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ वायु संघ, इन्होंने मिलकर के इस रिपोर्ट को, असेसमेंट रिपोर्ट को जारी किया। तो इस प्रश्न का यही सही आंसर हो जाएगा। आईएमएफ और विश्व बैंक की बात करते हैं तो ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इनको 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी एसटीआर जो मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है भारतीय संविधान में जो राजभाषा है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राजभाषा। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 143, आर्टिकल 243, आर्टिकल 343 या आर्टिकल 123। आपका सही आंसर है आर्टिकल 343। हम आपके सही से देखा जाए तो आर्टिकल 343 से लेकर के आपके आर्टिकल 351 यानी 351 यहाँ तक आपके राजभाषा से संबंधित ही आपकी सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर 352 से ऊपर जाएंगे तो आपातकाल लग जाएंगे, तो किसी दिन और हम पढ़ाएंगे। 352 से 360 तक का अनुच्छेद आपके आपातकाल से संबंधित हैं, और 343 से 351 तक आपके जो अनुच्छेद हैं वो आपके राजभाषा से संबंधित हैं। हम इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है। अनुच्छेद जो 343 है वो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये सिर्फ एक मतलब इसमें कहा गया है, और इसको जो अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, और मतलब राजभाषा उसी दिन हमारी हिंदी घोषित हो गई थी, और इसको लागू 26 जनवरी 1965 से इसको लागू किया गया। मतलब उस समय उसको घोषणा की गई थी, अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर पूछा जाएगा इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1965 में से लागू किया गया था। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग का प्रावधान होना चाहिए। 344(4) जो है इसमें क्या है, राजभाषा आयोग के अतिरिक्त एक 30 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है, यानी 30 मेंबर की एक कमेटी रहती है जिसमें 20 सदस्य जो है लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये हिंदी राजभाषा समिति जो रहती है कैबिनेट में वो बनाई जाती है राजभाषा के लिए, आयोग के लिए। तो अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य का राजभाषा चुनने का अधिकार होगा। उसके अलावा अनुच्छेद 346 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की स्थापित भाषा संघ की राजभाषा होगी। मतलब आपके जो आपस में स्टेट हैं, आपस में जो बात संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी आपकी भाषा है संघ की राजभाषा होनी चाहिए। अनुच्छेद 348 कहता है कि जब तक संसद कोई भी कानून नहीं बनाती है तब तक सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस अंग्रेजी में दिए जाते हैं, जिनसे काफ़ी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस पर भी चल रहा है अभी काम, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में उसको भी हिंदी में या फिर रीजनल लैंग्वेज में उसको बताया जाए। उसके अलावा उन्होंने बताया, उसमें दूसरा ऑप्शन था कि संसद या विधानमंडल में पेश होने वाले सभी विधेयक, संशोधन और अध्यादेश की भाषा भी अंग्रेजी ही होगी। तो ये आपका 348 में बताया गया है। 350 में आपकी याचना की भाषा, और 350A में आपकी राज्य का कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दें, यानी मदर टंग की बात की गई है। मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो आपका जैसे तमिलनाडु है तो वहाँ पर तमिल में शिक्षा देनी चाहिए। और 351 एक कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास करें। इसीलिए बहुत सारी मतलब संगोष्ठी, हिंदी संगोष्ठी या हिंदी जो पखवाड़े हैं आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, और कुछ कविताएं या फिर कंपटीशन प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 343।
तो अगर आर्टिकल 143 की बात करते हैं, मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसमें आर्टिकल ऐसे याद कैसे रखना, 143 का मोस्टली यूज आई लव यू के लिए होता है। तो सुप्रीम को मतलब अगर राष्ट्रपति को देखा जाएगा तो राष्ट्रपति से बाकी के पद सारे नीचे हैं। अगर राष्ट्रपति की सलाह लेना चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ही जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो 123 जो है आपका, ये भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है। मैंने बताया था आपको 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर को। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको आगे आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमको लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई भी टॉपिक, जैसे आपको संविधान में कोई प्रॉब्लम्स है उसमें आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन एक ऑर्गेनाइजेशन लूँ। लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसके हिसाब से चूज करूँगा। तो आपको छोड़े जाते हैं हम एक प्रश्न के साथ, जो हमने लास्ट कुछ सेशंस में पढ़ाए थे। तो प्रश्न है आपका कि बंगाल के जो नए गवर्नर हैं किसको बनाया गया है, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे जगदीप धनगर जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, चुने गए हैं। तो वहाँ पर वो सीट खाली हो गई थी, उसके लिए उनको किसे गवर्नर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ला गणेशन, रमेश वैस या गणेशी लाल। आपको जो भी आपको सही लगता है, अगर आपने क्लास ली है या आप अपडेट हैं करंट से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बंगाल की जो सियासत है वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।